हेलो स्टूडेंट, यूट्यूब के हमारे इस चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं वो तो पढ़ेंगे। आज हम लोग न्यूमेरिकल कुछ करेंगे और कुछ छूटा हुआ टॉपिक है इसका उसे पढ़ेंगे। और बीच में थोड़ा 2 3 4 दिन 16 17 18 19 4 दिन थोड़ा सा, आज चौथा दिन है, 3 दिन थोड़ा सा लॉस हो गया क्योंकि मेरी थोड़ा तबीयत खराब थी, अस्वस्थ चल रहा था, तो थोड़ा रेस्ट में था, तो इसीलिए 3 दिन वीडियो नहीं बना पाया। कुछ तबीयत खराब है हमारी। तो चलिए, अब आज से कोशिश है कि आज से कंटिन्यू जो है वीडियो आप लोगों के लिए बनेगी। तो चलिए, जो है कि कुछ न्यूमेरिकल आज हम लोग करते हैं। न्यूमेरिकल के पहले कुछ चीज़ें हैं उसे समझ लेते हैं, इसके बाद डायरेक्ट जो है हम न्यूमेरिकल पे चलते हैं। जैसे एक आता है, इसमें एक टॉपिक है कि जैसे कि 1 किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक है, यूनिट किसे कहते हैं। 1 किलोवाट घंटा को जूल में व्यक्त कीजिए। और यूनिटों की संख्या या यूनिट पता करने के लिए न्यूमेरिकल भी आ जाते हैं, तो उस पर हम लोग भी एक आध न्यूमेरिकल ले लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। जैसे कि एक प्रश्न ही डाल लेते हैं कि यूनिट किसे कहते हैं। यूनिट किसे कहते हैं। फिर आएगा कि 1 किलोवाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक। 1 किलो वाट घंटा किस भौतिक राशि का मात्रक। मात्रक है, इसे जूल में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो यूनिट किसे कहते हैं इसी में आ जाएगा। 1 किलोवाट घंटा जो है वो ऊर्जा का मात्रक होता है और इसे ही यूनिट कहा जाता है। तो 1 किलोवाट घंटा को यूनिट कहते हैं और इसका मात्रक, यह ऊर्जा का मात्रक होता है। लिखेंगे कि 1 किलोवाट घंटा को ही यूनिट कहते हैं और यह ऊर्जा का मात्रक होता है। किसका मात्रक होता है? ऊर्जा का मात्रक होता है। तो 1 किलोवाट घंटा को यूनिट कहते हैं और यही ऊर्जा का मात्रक होता है। अगर किलोवाट या वाट की बात करें तो वो शक्ति का मात्रक होता है। किलोवाट या वाट की बात करें तो वो शक्ति का मात्रक होता है। 1 किलोवाट घंटा का मतलब होता है कि यदि 1 किलोवाट शक्ति का उपकरण, 1 किलोवाट शक्ति का कोई उपकरण अगर 1 घंटे के लिए प्रयोग किया जाए या 1 घंटे तक कार्य करे तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा जो होती है वो 1 किलोवाट घंटा कहलाती है। इसमें लिखेंगे कि यदि 1 किलो वाट का कोई उपकरण 1 घंटे के लिए प्रयोग किया जाए तो उसके द्वारा व्यय ऊर्जा 1 किलोवाट घंटा होती है।
अब इसे रही बात जूल में व्यक्त करने के लिए, तो 1 किलोवाट घंटा मतलब हुआ 1000 वाट गुणे 1 घंटे में कितने होते हैं 3600 सेकेंड। वाट को हम लोग कहते हैं जूल पर सेकेंड। 3600 सेकेंड, सेकेंड कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा जूल में। तो 3 2 5 36 गुणे 10⁵ जूल, या इसी को जो लिखने का तरीका होता है ये होता है 1 किलोवाट घंटा में इतने जूल होते हैं। 3.6 गुणे 10⁶, 3.6 गुणे 10⁶ जूल होता है। तो यूनिट की संख्या जो होती है या यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वाट गुणे घंटा बटे 1000, यानी प्रयोग किए गए कुल वाट कुल घंटा बटे 1000। देखो वाट में 1000 से भाग देंगे तो ही किलोवाट बनेगा। तो हमारा जो यूनिटों की कुल संख्या जो होगी या यूनिट निकालना है, तो टोटल प्रयोग किए गए वाट और कितने घंटों के लिए प्रयोग किए गए वहाँ घंटा लिखेंगे। इसके बाद जो है 1000 से भाग देंगे, मतलब कुल शक्ति पहले निकाल लेंगे वाट में, फिर प्रयोग किए गए घंटे और फिर 1000 से भाग दे देंगे। या यहाँ पे लिख सकते हैं कुल शक्ति, भाई वाट किसका मात्रक है, शक्ति का कुल शक्ति वाट में प्रयोग के कुल घंटे बटे 1000। ठीक, तो ये होते हैं यूनिटों की संख्या। ठीक, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए, मतलब स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं दूसरे छोटी टॉपिक पे, इसके बाद न्यूमेरिकल लगाया जाए। चलिए, हमारा एक प्रश्न है कि चालक धातुएं जो होती हैं या चालक के धातुओं मतलब चालक, कुचालकों, अर्धचालकों, मिश्र धातुओं तथा विद्युत अपघट्यों क्या है, विद्युत अपघट्यों के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव है। के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव है, यानी कि ताप बढ़ाने से बढ़ते हैं, इनके प्रतिरोध पर का ताप बढ़ाने पर, ऐसा लिखे, का ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोधों पर क्या प्रभाव, इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है।
अगर इनका हम ताप बढ़ा दें तो इनके प्रतिरोध, इनके लिए इनका प्रतिरोध ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। मेन कहने का मतलब ये है कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर इनका प्रतिरोध क्या होता है। प्रतिरोध या प्रतिरोधकता जिसको हम लोग कहते हैं, विशिष्ट चालकता रो यानी आर और रो का क्या प्रभाव पड़ता है। मिश्र धातुओं अपघट्य विद्युत अपघट्यों और पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मतलब ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध घटेंगे बढ़ेंगे क्या होंगे। ठीक है, ये प्रश्न है हमारा कि अगर चालक का ताप बढ़ा दिया जाए तो इनका प्रतिरोधकता और प्रतिरोध क्या होगा। उसी तरह से कुचालक का बढ़ा दिया जाए तो चालक के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। मिश्र धातुओं विद्युत अपघट्यों पर ताप का बढ़ाने से इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन चीज़ों, इनके अगर ताप बढ़ा दिए जाए तो इनके प्रतिरोधों पर और या विशिष्ट प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहला है इसमें जैसे चालक है धातुओं के लिए, यानी इनकी चालक हम जानते हैं R बराबर जो होता है 2ml n स्क्वायर टाउ A होता है और रो बराबर होता है, देखिए इन किताबों में सिर्फ m होता है n स्क्वायर टाउ। ठीक, तो अगर हम लोग ताप बढ़ाते हैं, अगर धातुओं का यानी चालक पदार्थ का ताप बढ़ाया जाता है तो ताप बढ़ाने से दो चीज़ों पे प्रभाव पड़ता है, यन पे, हालांकि ताप बढ़ाने से यल और ए पे भी प्रभाव पड़ता है, तो यहाँ पे ध्यान नहीं देना, यन पे, यानी यन और टाउ पे प्रभाव पड़ता है। ठीक, तो कहने का मतलब है कि जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है, जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो जाहिर सी बात है टाउ का मान घट जाता है, तो इलेक्ट्रॉन का मान भी बढ़ जाता है, मतलब यन का मान बढ़ेगा, आयनाइजेशन होगा ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ेंगे। यन क्या है, इलेक्ट्रॉन घनत्व है। तो अभी हमने पीछे पढ़ा था कि जब हम लोग ताप बढ़ा देते हैं तो टाउ का मान घट जाता है। ताप बढ़ाने से किसका मान घट जाता है, टाउ का। जानते हैं कि टाउ बराबर होता है लैम्डा बार VRMS। ताप बढ़ाने से ये घट जाता है और ये बढ़ जाता है, ये घटा ये बढ़ा तो ये भी घट जाता है ना, क्योंकि मीन फ्री पाथ जो होता है वो घट जाता है। ताप बढ़ाने से क्या होता है, मैं समझाया था कि जो धन आयन है उनके कंपन बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, कंपन बढ़ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो इलेक्ट्रॉन टक्कर मारने के लिए पास आ जाता है। अब जैसे कि धन आयन यहाँ पे है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, अब टक्कर मारने के लिए यहाँ पे आएगा, लेकिन जब इनका कंपन बढ़ जाएगा, ऐसे ऐसे कंपन करने के नहीं, तो वो आया तो ये बढ़ गया, कंपन मार दिया तो ये घट गया। और जाहिर सी बात है कि ये टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये बढ़ जाता है, इसलिए टाउ का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या देखना है, प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है, ताप। इसे प्रतिरोध ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। ताप के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो जब किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है तो किस किस चीज का मान बढ़ जाता है, यन का मान बढ़ जाता है, तो यन का मान बढ़ जाता है तथा टाउ का मान क्या होता है, घट जाता है।
मतलब हुआ कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एन भी इंक्रीज होता है, लेकिन टाउ का मान क्या होता है, डिक्रीज होता है। तो इस फार्मूले में देख रहे हैं कि एन के मान के बढ़ जाने से आर का मान घटना चाहिए और टाउ के मान को घट जाने से आर का मान बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होता है कि एन के धातुओं के केस में, धातुओं अर्थात चालकों की स्थिति में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो घनत्व होता है पर घन सेंटीमीटर में या पर घन मीटर में, किसी चालक में जो इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है वो 10 टू पावर कितना होता है, 10 टू पावर 29 पर घन मीटर होता है। एक घन मीटर में अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन का घनत्व 10 के घाते 29 होता है। एक घन मीटर में अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व देखा जाए तो कितना होता है, 10 के घाते 29। तो ऑलरेडी क्या होता है कि जब हम ऑलरेडी उनके पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व होते, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं कि टेम्परेचर जहाँ बढ़ाने पर यन का जो वृद्धि होती है वो लगभग नगण्य मान लिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी उसके पास इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं या उनका पर घन मीटर में इतना इलेक्ट्रॉन घनत्व होता है कि यन का जो वृद्धि है वो लगभग हम लोग निगलेजिबल मान लेते हैं। हम लोग ये मान के चलते हैं कि नहीं के बराबर होती है, लेकिन टाउ में जो कमी ये सिग्निफिकेंट होती है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होती है ये। तो यहाँ पे काउंट ये होता है, ठीक, बढ़ने के लिए दोनों वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि इसमें घटाव, लेकिन यहाँ पे इसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, टाउ को काउंट किया जाता है। धातुओं अर्थात चालकों की स्थिति में यन को क्या कर दिया जाता है, यन की वृद्धि की अपेक्षा टाउ में कमी ज्यादा होती है, यन की वृद्धि की अपेक्षा टाउ में कमी क्या होती है, ज्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि इसका जो इलेक्ट्रॉन घनत्व ऑलरेडी बहुत ज़्यादा होता है, पर घन मीटर में 10 के घाते 29 होता है इलेक्ट्रॉन घनत्व। तो ऑलरेडी ताप इतने मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें होते हैं, हालांकि तो ताप बढ़ाने पर थोड़ा मोड़ा इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है, क्योंकि सामान्य टेम्परेचर पे ऑलरेडी जो है उसके पास बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ऑलरेडी वो आयनाइजेशन पोजीशन में होता है। लेकिन ताप बढ़ाने से बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन या घनत्व की वृद्धि नहीं होती, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आते, लेकिन टाउ में उसके अपेक्षा होती है वृद्धि, लेकिन इसके अपेक्षा ये ज़्यादा कमी होती है। तो इसीलिए परिणाम स्वरूप चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है। इसलिए चालकों का ताप बढ़ाने पर उनके विशिष्ट प्रतिरोध और प्रतिरोध दोनों बढ़ जाते हैं। यन की वृद्धि की अपेक्षा टी में कमी ज्यादा होती है, परिणाम स्वरूप चालक का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है।
ठीक। इसीलिए जब भी हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं चालक का तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और ये ताप के समानुपाती होता, ताप बढ़ाने पे बढ़ेगा। हम लोग पीछे जो है देखे भी हैं कि ये आर जो है टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है। अगर इनमें ग्राफ खींचा जाए तो पूरी तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। जैसे मान लीजिए अब इधर हम आर और रो लेते हैं, इधर टेम्परेचर लेते हैं, तो करीब करीब एक सीधी रेखा आता है, इस तरह की वृद्धि। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग चलते हैं अर्धचालक कुचालक में। कुचालकों का तो घटता है, ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध घटता है अर्धचालक की तरह। तो हम कुचालक के जगह हम अर्धचालक को ही ले लेते हैं। ठीक, चलिए अब दूसरा है जैसे कि अर्धचालक के लिए। या अर्धचालकों पर ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि ताप बढ़ाने पर इनके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। या प्रश्न ये भी हो सकता है कि अर्धचालकों के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक, अगर इनका ताप बढ़ा दिया जाए तो इनका प्रतिरोध घटेगा कि बढ़ेगा। तो जाहिर सी बात है इनके लिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात एन भी इंक्रीज करेगा और टाउ क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इन दोनों फार्मूला के हिसाब से। ठीक, लेकिन क्या है कि सामान्य टेम्परेचर पे अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग नगण्य होती है। तो जाहिर सी बात है जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं इन पे कुछ इम्प्योरिटी भी मिलाई जाती है। कुछ क्या होती है, बाहर से इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, ट्राईवैलेंट और टेट्रावैलेंट, 4G संयोजी, त्रिसंयोजी। तो इसको जब इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो अर्धचालकों के बहुत ज़्यादा संख्या में इलेक्ट्रॉन और होल आ जाते हैं। और जब हम इनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अचानक जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं वो टूट जाते हैं, तो होल और इलेक्ट्रॉन में इतनी ज़्यादा वृद्धि होती है कि n का मान बहुत अचानक बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन घनत्व, इसलिए r का मान घट जाता है। r का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो यहाँ लिखेंगे कि सामान्य टेम्परेचर पर, सामान्य ताप पर अर्धचालकों, वैसे आएगा तो एक लाइन में समझाना नहीं है कि ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों का प्रतिरोध घटता बढ़ता, तो हम लिखेंगे घटता, चालकों का घटता, अर्धचालकों का, अरे कुचालकों का घटता। अर्धचालकों में मुक्त इलेक्ट्रॉन लगभग नगण्य होते हैं। लगभग क्या होते हैं, नगण्य होते हैं, परंतु ताप बढ़ाने पर
मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है। वृद्धि होती है। अर्थात ताप बढ़ाने से टाउ के मान में कमी की अपेक्षा यन भाई बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन में वृद्धि होगी तो इलेक्ट्रॉन घनत्व भी बढ़ेगा। यन में वृद्धि अधिक होती है। हालांकि यन बढ़ाने प्रेशर बढ़ाने से भी बढ़ता है, ये घटता है, लेकिन इसकी वृद्धि ज़्यादा होती है तो इसे काउंट करेंगे, ये ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है और ये कम, क्योंकि इसके घटना के मुकाबले इसमें वृद्धि ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि समान टेम्परेचर पर चालकों में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन जैसे ताप बढ़ाते हैं तो कोवैलेंट बॉन्ड टूटते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में होल इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, तो अचानक मुक्त इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और चालक में क्या होता है, ऑलरेडी मुक्त इलेक्ट्रॉन पर घन मीटर में 10⁻⁴ होते हैं, तो ऑलरेडी उसमें इलेक्ट्रॉन इतने ज़्यादा पहले ही से होते हैं बिना टेम्परेचर बढ़ाए समान टेम्परेचर पे। तो थोड़ा सा टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया जाए तो उनके इलेक्ट्रॉनों में जो वृद्धि होती है वो लगभग नगण्य होती है। तो इसीलिए काउंटेबल वहाँ टाउ होता है, यहाँ काउंटेबल क्या होगा, टाउ नहीं होगा यन, क्योंकि टाउ के अपेक्षा यन में ज़्यादा वृद्धि होती है, अधिक होती है। परिणाम स्वरूप आर व रो का मान घट जाता है, और यही प्रक्रिया कुचालकों में भी लगभग होती है। ठीक, तो यहाँ पे अगर ग्राफ खींचा जाए टेम्परेचर में और रो और आर में, तो हालांकि इसमें घटोत्तरी हो रही है, टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, ये घटता जाएगा, तो लगभग इस तरह की घटोत्तरी होनी चाहिए, सीधी रेखा, लेकिन सीधी नहीं, कुछ ऐसे ग्राफ होता है हल्का सा, क्योंकि आर के समानुपाती, आर टेम्परेचर के समानुपाती होता है, तो इस तरह का ग्राफ कुछ होता है। इसमें एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। ठीक, अब हम लोग चलते हैं मिश्र धातुओं के लिए और विद्युत अपघट्यों के लिए। तो देखिए, विद्युत अपघट्य का भी व्यवहार अर्धचालकों की तरह होता है, वहाँ पे लिख देंगे शार्ट में कि ताप बढ़ाने पर कुचालक और विद्युत अपघट्यों का प्रतिरोध घटता है। ठीक, तो घटता है। चलते हैं हम लोग मिश्र धातुओं को देख लेते हैं, इनके क्या प्रभाव पड़ता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। चलिए, अब जानते हैं कि R का मान तो और रो का मान होता है, तो मिश्र धातुओं के लिए तीसरा क्या है, मिश्र धातुओं पर ताप बढ़ाने से मिश्र धातुओं के प्रतिरोध पर ताप का क्या प्रभाव है। ऐसे लिख सकते हैं, धातुओं के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव। उसी तरह चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव और चालक के प्रतिरोध पर ताप का प्रभाव।
इसको जरा नीचे लिख लिया। तो R बराबर 2ml होता है me स्क्वायर टाउ ए, रो बराबर होता है टाउ। अब इस केस में क्या होता है कि अगर हम इस धातुओं के एलॉय जिसको कहते हैं, जिसमें आता है नाइक्रोम मैग्नीम कांस्टेंटन होता है ना। मिश्र धातुओं का ताप बढ़ाने पर इसका प्रतिरोध लगभग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। मतलब थोड़ा बहुत चेंजिंग आता है लेकिन ऑलमोस्ट लगभग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है, अपरिवर्तित रहता है। यहाँ पे लिखेंगे कि इनका ताप बढ़ाने से इनके प्रतिरोध पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक, मिश्र धातुएं जो होती हैं वो धातुओं को मिलाने से ही बनती हैं। तो जो मिश्र धातुएं होती हैं इनका अगर ताप बढ़ाया जाए तो न इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है न टाउ का मान घटता है। ये दोनों इनके लिए ताप पर प्रभावित नहीं होते। ऐसा किसके लिए होता है, मिश्र धातुओं के लिए होता है। ठीक, तो मिश्र धातुओं में मतलब ऐसा उसका नेचर है कि दो धातुओं का मिक्सचर होता है, दो तीन धातुओं का, तो उसमें कुछ अर्धचालक वाली धातुएं होती हैं, चालक वाली धातुएं होती हैं। तो अगर एक के कारण मान लीजिए एक धातु है उसी में एक अर्धचालक की धातु है, जैसे अर्धचालक का उदाहरण देखना भूल गए, क्या होता है, जर्मेनियम होता है, सिलिकॉन होता है, बोरान होता है, कार्बन है, गैलियम है। तो ये सब अर्धचालक होते हैं, इनका ताप बढ़ाने से प्रतिरोध घटता है। तो हो सकता है तो जो मिश्र धातुएं होती हैं इन्हीं के मिला करके बनती हैं। कुछ धातुएं होती हैं, कुछ अधातुएं होती हैं, कार्बन होता है। तो उसमें क्या है कि जब इनके ताप बढ़ाया जाता है तो इसमें एक धातु के कारण प्रतिरोध बढ़ता है तो दूसरे के कारण मान लीजिए प्रतिरोध घट जाता है। तो ओवरऑल जो परिवर्तन होता है वो लगभग नेग्लेजिबल होता है, अपरिवर्तित रहता है। एन और टाउ के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यहाँ लिखेंगे कि मिश्र धातुओं एलॉयज प्रतिरोध का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर अपरिवर्तित रहता है, बढ़ाने पर लगभग अपरिवर्तित रहता है। अपरिवर्तित प्रतिरोध लगभग क्या होता है, अपरिवर्तित रहता है। अब जैसे कि कौन होते हैं, जैसे नाइक्रोम है, मैग्नीन है, मैग्नीन, कांस्टेंटन है, कांस्टेंटन है, ये सब क्या होते हैं, मिश्र धातु। तो कई धातुओं का मिक्स होता है, इसमें मिक्सचर होता है। उनमें कुछ धातुओं का ताप बढ़ाने प्रतिरोध बढ़ता है तो कुछ का घट जाता है, तो ओवरऑल बैलेंस रहता है। ठीक है ना। तो इनके जो है रो के मान में भी कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इनमें अगर ग्राफ खींचा जाए ताप के साथ रो और ये लगभग एक कांस्टेंट वैल्यू आती है, लेकिन थोड़ा सा उठी हुई जाती है। ठीक, ऐसा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो देखिए इन धातुओं का उपयोग वहाँ पे होता है जहाँ पे हमें कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है। तो एक्सपेरिमेंट में कहने का मतलब है कि इन्हीं तारों का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि तार में करंट जाती है, तो जिस तार का हमें प्रतिरोध नापना है
या प्रतिरोध अपरिवर्तित रखना है, कांस्टेंट रखना है, वी आई के बीच ग्राफ खींचना है, तो ऐसे ही तार लगाते हैं ताकि इनका प्रतिरोध जो है परिवर्तित ना हो, स्थिर रहे। हालांकि हर चालक का प्रतिरोध जो होता है वो हमेशा कांस्टेंट नहीं होता है। तो इनके ये जो मिश्र धातु हैं, इनके प्रतिरोध ताप के कारण जो है अपरिवर्तित रहते हैं, मतलब ताप बढ़ाने से बढ़ते नहीं हैं, न घटते हैं, अपरिवर्तित रहते हैं। तो वहाँ पे जब हम करंट प्रवाहित करते हैं तार में, तो करंट के कारण, उसी प्रभाव के कारण ताप बढ़ता है, तो प्रतिरोध बदल जाएगा। जब प्रतिरोध बदल जाएगा तो बी आई ग्राफ में बी का आई के साथ नेचर बदल जाएगा, तब तो बी आई के साथ समानुपाती नहीं होगी। या हमें कहीं ऐसा एक्सपेरिमेंट करना है जहाँ पे प्रतिरोध को कांस्टेंट रखना है, तो वहाँ पे जो है इन तार का प्रयोग किया जाता है। जो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट प्रूफ करेंगे तो इसी तार को लगाते हैं और V और I में ग्राफ खींचा जाता है। ठीक, मतलब हम ऐसा तार लगाते हैं जिसका प्रतिरोध फिक्स हो, और फिर हम विभवांतर का करंट का मान बढ़ाते जाते हैं और विभवांतर का मान नापते जाते हैं। देखते हैं जैसे करंट बढ़ती है विभवांतर भी बढ़ता है, या जैसे विभवांतर मान बढ़ाते हैं करंट का मान भी बढ़ता है। विभवांतर दुगुना करते हैं, करंट भी दुगुना करते हैं। अगर इसका प्रतिरोध बदल जाता तो फिर हमारा V और I प्रोपोर्शनलिटी नहीं होती, क्योंकि तब R का मान चेंज हो जाता है ना। R I होता है तो I के बदलने से R भी बदल जाएगा। अगर इसके बदलने से तो ये पूरा गुणनफल ही कुछ और आएगा, करंट कुछ और आ जाएगी, तो वो नहीं है। ओम्स लॉ का जो प्रूफ हो जाएगा वो नहीं किया जा सकता, मतलब कि सही रिपोर्ट नहीं करेगा, सही परिणाम नहीं आएगा। तो हमें उसके एक्सपेरिमेंट में ऐसे ही तार की आवश्यकता होती है जिसका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध ना बढ़े, लगभग अपरिवर्तित रहे। ठीक, और यहाँ पे हम इसी में लिख देते हैं कि कुचालकों तथा विद्युत अपघट्यों का प्रतिरोध ताप बढ़ाने पर घटता है, ताप बढ़ाने पर घटता है। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग थोड़ा चलते हैं, कुछ न्यूमेरिकल लगाएंगे अभी के। हालांकि इसके न्यूमेरिकल के 2-3 लेक्चर चलेंगे। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो चलिए, इसका जो आज बहुत ही सिंपल और पहला सवाल है कि एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान T पर निम्न प्रकार निर्भर करता है। ठीक है, एक पृष्ठ है, यही सवाल है कि एक पृष्ठ से गुजरने वाले आवेश Q का मान, एक पृष्ठ से गुजरने वाले
आवेश Q का मान समय t पर निम्न प्रकार से निर्भर करता है। इसे दिया है कि Q बराबर है 4TQ प्लस 5T6 कूलाम। तब T बराबर 1 सेकेंड पर पृष्ठ से प्रवाहित ताक्षणिक धारा का मान है। पृष्ठ से प्रवाहित ताक्षणिक धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो जानते हैं ताक्षणिक धारा I ताक्षणिक क्या होती है। सॉल्यूशन यहाँ पे इसका जो हल है सॉल्यूशन है वो होती है dQ/dt। औसत होती तो डेल्टा Q/ΔT। तो यहाँ पे Q की वैल्यू रख दीजिए जो T पे इस प्रकार निर्भर कर रहा है 5T + 6। अब इसका डिफरेंशियल कर दीजिए। इसका पावर से गुणा हो जाएगा 4 3 12 पावर 1 घट जाएगी। ठीक, और इसकी क्या हो जाएगी T का 1 और इसका क्या हो जाएगा 0। तो हमारा I जो है वो ये हो गया I इंस्टेंटेनियस जिसको कहते हैं। अब हमको किस पे निकालना T बराबर 1 सेकेंड पर। I इंस्टेंटेनियस बराबर हो जाएगा 12 × 1 का स्क्वायर प्लस 5। तो 12 + 5 कितना हो जाएगा 17 एम्पीयर। ये आंसर आएगा। ठीक, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका हम लोग जो है एक दूसरा सवाल लगाते हैं। बहुत ही आसान सवाल था ये। चलिए सवाल है कि एक तार में 20 माइक्रोएम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक बहती है। दूसरा, एक तार में 20 माइक्रोएम्पियर की धारा 30 सेकेंड तक बहती है। तो परिकलन कीजिए। तो परिकलन कीजिए। ये क्या है? तार से स्थानांतरित आवेश, तार से स्थानांतरित आवेश B है। तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो सॉल्यूशन में क्या है? धारा का मान जो जो दिया है पूरा लिखेंगे। धारा, तार में प्रवाहित धारा लिखेंगे शब्दों में।
20 माइक्रो एम्पियर मतलब 20 × 10⁻⁶ एम्पियर। क्या हमको 30 सेकंड टाइम हमारा दे रखा है, 30 सेकंड। तो तार से स्थानांतरित अवस्था में पहला है बहुत जरूरी है, Q = I/T, 20 × 10⁻⁶ × 30, 20 × 60, 600 × 10⁻⁶ या 6.0 × 10⁻⁴। दूसरा पोर्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जानते हैं Q = Ne। देखिए यहाँ पे ध्यान देना, n यहाँ इलेक्ट्रॉनों की संख्या या बदले कैपिटल N लिख दीजिए। तो n बराबर हो जाएगा Q/P। तो Q की वैल्यू अभी आई है, अरे कितनी है Q की वैल्यू? आई है अभी 6.0 × 10⁻⁴ और E की वैल्यू 1.6, 19। तो इसको हम लोग अगर और कितना हो जाएगा, ये ऊपर पावर जाएगा प्लस हो जाएगा 19 में से 15 × 4 = 19, ये हो जाएगा 6 × 15 1.6। तो 60, 16 या 48, 12 120, 16 7 108, कितना होता है? 112 होता है। फिर बचा 8, 16 25 80, पूरा कर गए 10⁻, कितना आएगा? यहाँ पे 600 था, 2 0 इसका कैंसिल हो गया, तो 4, 19 में से 4 जाएगा तो 15 पावर हो जाएगी। कितने इलेक्ट्रॉन? ठीक। तो ये सब बहुत सिंपल हाई स्कूल के सवाल हैं, फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भी कठिन लगेंगे। तो आप चलिए अब चलते हैं तीसरे बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल की तरफ। चलिए एक है कि किसी विद्युत अपघट्ट में किसी विद्युत अपघट्ट में 3.2 × 10⁻18 द्विसंयोजी, ध्यान देने वाली बात है, द्विसंयोजी धन आयन प्रति सेकंड दाईं ओर, प्रति सेकंड दाईं ओर तथा 3.6 × 10⁻18 एकल संयोजी ऋणायन, एकल संयोजी ऋणायन बाईं ओर प्रति सेकंड अनुगमन करते हैं।
बाईं ओर प्रति सेकंड अनुगमन करते हैं, तब प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। प्रवाहित विद्युत धारा की गणना कीजिए। अब देखिए, धनायन जो होते हैं इस पे 2 प्लस होता है, यानी कि 2e, ये है द्विसंयोजी है। ये जा रहे हैं किधर? दाईं ओर जा रहे हैं किधर, और एकल ऋण आयन जो होता है वो बाईं ओर जा रहा है। तो करंट दोनों के कारण होगी, क्योंकि ये विद्युत अपघट्ट में जो करंट होती है वो दोनों आयनों के कारण, धनायन ऋणायन दोनों के कारण होती है। उसी तरह से अर्धचालकों में होल और इलेक्ट्रॉन दोनों के कारण होती है, मुक्त धातुओं में केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो जाहिर सी बात है, करंट जो होती है वो हमेशा किसके चलने की दशा में होती है? धनायनों की। तो यहाँ पे इसके कारण जो करंट होगी वो I प्लस होगी, और इसके कारण जो करंट होगी माइनस I लिख देते हैं। तो करंट जो नेट करंट होगी I नेट, वो दोनों के कारण होगी, I प्लस और I माइनस। I बराबर Q बाई टी होता है। I बराबर क्या होता है? Q बाई टी होता है। तो या इसको हम लोग लिखते हैं N बाई टी, या ये लिख सकते हैं Q प्लस टी होगा, और यहाँ पे Q माइनस बाई टी, Q बाई टी होता है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे कितने संयोजी हैं? 2। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2e। और यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो E बाई टी। ठीक, यहाँ पे 2 संयोजी, ये नहीं कहा, सॉरी, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाना चाहिए था। Q बराबर होता है Ne प्लस हो जाएगा बाई टी, और यहाँ पे Ne माइनस बाई टी। देखिए I नेट, अब देखिए क्या है कि पहला जो है N बाई टी द्विसंयोजी है। क्या है? द्विसंयोजी है। तो यहाँ पे E की जगह जैसे Ne होता है, Q बराबर Ne होता है, तो E यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे 2 गुणे E हो जाएगा, प्लस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक ही है, तो E बटे T हो जाएगा। ठीक, करंट दोनों के कारण बहेगी, इसके कारण भी बहेगी, इसके कारण। तो नेट निकालेंगे तो जनता I प्लस I माइनस, तो Q बाई टी माइनस Q बाई टी, तो Q बराबर Ne होता है, Ne प्लस E माइनस होगा। तो चूंकि ये द्विसंयोजी है तो यहाँ पे डबल धनायन होगा, तो इसे 2 से गुणा हो जाएगा, और ये एकल संयोजी है तो अकेले रहेंगे। और इनके N के मान दिए हुए हैं, कितना है? पहला कितना है? 3.2 बड़े 10 के घाते 18 पर सेकेंड। तो पर सेकेंड का मतलब है कि टाइम का मान 1 हो जाएगा। तो करंट है ना पर सेकेंड, तथा इतने एकल संयोजी ऋणायन बाईं ओर प्रति सेकेंड,
ई का मान 1 हो जाएगा। और ये क्या है 3.6 × 10⁻18 और ई की वैल्यू एक ही है। सॉरी यहाँ पे इसका भी गुणा हो जाएगा ना, 2 × 1.6 × 10⁻19 प्लस यहाँ 3.6 × 10⁻18 और गुणे 1.6 × 10⁻19 और बटे 1। तो कहने का मतलब है कि इसका जो आंसर आएगा इन दोनों को जोड़ दीजिए या कैलकुलेट कर लीजिए। आप इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर दे, जोड़ लीजिए, क्योंकि टाइम जो है वो क्या है पर सेकेंड है, तो टाइम की जगह 1 रख लीजिए। टाइम की जगह क्या रख देना है 1 रख देना है, पर सेकेंड है ना, तो 1 रख देना। अब देखिए इसके कारण भी करंट इधर होगी, इसकी डायरेक्शन इधर होगी, इसके कारण भी इसकी डायरेक्शन इधर, दोनों क्या हो जाएगी जुड़ जाएगी। ठीक, तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी आंसर आएगा वो सही है। सिंपल कैलकुलेशन है। इनका गुणा कर लीजिए, इनका गुणा कर लीजिए, दोनों को आपस में क्या करना है जोड़ देना है। ठीक, तो इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको लगाइएगा। ठीक, कुछ नहीं है, ये दोनों करंट एक डायरेक्शन में जोड़ दीजिए। अब आई बराबर Q/T, Q/T, Q बराबर NE/T, NE/T, तो है द्विसंयोजी है इसलिए 2 से गुणा हो जाएगा। E1 से E1 से N की वैल्यू रख दिए, T का मान 1 रख दीजिए, आराम से लग जाएगा। अच्छा भी सवाल भी है। ठीक, चलिए अब अगले सवाल की तरह चलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, स्क्रीनशॉट आप बैक होकर के भी ले सकते हैं। चलिए, बहुत अच्छे सवाल यहाँ भी हैं। चौथा सवाल है, ये 5वां जो भी होगा। लिखा है कि 1 × 10⁻7 1 × 10⁻7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तांबे के तार में 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। 1.5 एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अनुगमन चाल की गणना कीजिए। इसमें चालक इलेक्ट्रॉनों की औसत अनुगमन चाल की गणना कीजिए। औसत अनुगमन चाल की गणना कीजिए। मान लीजिए तांबे का प्रत्येक परमाणु धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है।
धारा के प्रवाह में एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। एक चालक इलेक्ट्रॉन का योगदान करता है। तांबे का घनत्व दिया हुआ है रो 9 × 10⁻³ kg/घन-मीटर और अणु द्रव्यमान जो होता है, अणु द्रव्यमान जो दिया है m की वैल्यू वो दिया है 63.5 U। एटॉमिक ये एमयू होता है एटॉमिक मास यूनिट, तो यूनिट दिया है। तो क्या क्या दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। जो जो चीज़ दिया है पहले उसको हम लिख लेते हैं क्या क्या दिया है। हमें एरिया पता है 1.10⁻⁷ मीटर स्क्वायर। आई पता है 1.5 एम्पियर। औसत अनुगमन चाल हमें BD पूछना है और जानते हैं कि I बराबर होता है NE/ABD। या इसको अगर हम इस तरह लिखें तो इसको वेना लिखते हैं। अगर BD ENA लिखें तो इसको क्या पढ़ते हैं वेना। वेना याद रखेंगे तो याद रहो। तो यहाँ से हमको VD बराबर मिलेगा क्या I/NEA। तो हमें E तो पता है इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है और एरिया भी पता है, लेकिन हमें N नहीं पता है। तो जाहिर सी बात है कि N बराबर होता है V और V बराबर होता है m/ρ और m की वैल्यू दे रखी है, मास अणु द्रव्यमान दिया है ना। m की वैल्यू 63.5 यूनिट होती है। मास एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है। उसका अणु द्रव्यमान या अणु भार कुछ दिया है और घनत्व तो भी दिया है। तो V की जगह हम ये रख देंगे तो हमारा N, और N की वैल्यू जानते हैं कितना होती है भाई। कॉपर के इतने में 13.5 यूनिट जो एटॉमिक मास यूनिट है अणु द्रव्यमान, इसमें जो उसकी संख्या होती है परमाणुओं की वो एवोगाद्रो नंबर के बराबर होती है। तो यहाँ पे N बराबर दिया है 6 × 10⁻23। इतने में अगर ये और भी ज़्यादा होगा तो हमें, जैसे कि अणु भार दिया हुआ है किसका तांबे का, तो उस अणु भार में इतने परमाणुओं की संख्या इतने होगी। इतने परमाणु भार में शायद परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, परमाणु द्रव्यमान, ये परमाणु द्रव्यमान है। तो इतने परमाणुओं की संख्या होती है। ठीक, तो यहाँ से V की वैल्यू हम रख दें तो V बराबर क्या हो जाएगा m/ρ। अब रो ऊपर चला जाएगा तो N/ρ/। देखिए ये अणुभार जो होता है कॉपर का वो 63.5 होता है। इतने में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इतना। अगर मान लीजिए और भी कह देता तांबे का इतना ग्राम, तो हमें मोलों की संख्या निकालनी होती है कितने हो रहे हैं। तब हम उसमें क्या है कैपिटल M से भाग देते अणु भार से या परमाणु भार से, तो ये निकलते। ठीक ना, N की वैल्यू जो होती है सारी। तब हम उसको 2 आता तब यहाँ 2 से गुणा करके, 3 आता 3 से गुणा कर देते। चूँकि जब इसमें केवल उसका 1 ग्राम ही लिया गया, 1 ग्राम लिया गया है, तो 1 ग्राम परमाणु का द्रव्यमान इतना होता है।
तो n की वैल्यू होती है 6 गुणे 10 के घाते 23। गदरो नंबर, रो की वैल्यू दे रखा है 3 और m की वैल्यू भी दे रखा है 63.5। ठीक, अब यहीं पे सब रख देते हैं तो बी भी हमारा मिल जाएगा। i की वैल्यू 1.5, n की वैल्यू अभी निकली है, कितनी है 6 गुणे 10 टू पावर 23 गुणे 9 0 गुणे 10 के घाते 3, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 1.6 गुणे 10 के घाते 19 और एरिया कितनी दे रखी है 1 गुणे 10 के घाते 7। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 ये ऊपर चला जाएगा, 63.5 नीचे, आएगा 6 गुणे 10 के घाते 23 गुणे 9 घाते 3, 1.6 गुणे 10 के घाते 19, फिर 1 गुणे 10 के घाते 7। अब इसी को गुणा भाग अगर करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल के आएगा 1.1 गुणे 10 के घाते 3 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेशन करके देखिए। ठीक, अब चलिए हम लोग चलते हैं एक सवाल की तरफ, दूसरे सवाल की तरफ। आप पूरे सवाल तो इसमें हो नहीं पाएंगे, जो 1-2 सवाल हो पा रहा है तो उसे हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी। चलिए, एक सवाल है कि किसी चालक तार में, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए, किसी चालक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी है, जो भी नंबर हो, किसी चालक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी है, जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 10 वर्ग सेमी, 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। 5 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित होती है। इसके किसी बिंदु पर धारा घनत्व की गणना कीजिए। इसके किसी बिंदु पर धारा घनत्व की गणना कीजिए। अब देखिए क्षेत्रफल क्या क्या दिया है, तुरंत लिखिए। क्षेत्रफल हमारा दिया है कितना वर्ग सेमी है, 10 वर्ग सेमी। तो इसको हम मीटर में बदलेंगे। वर्ग को मीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा होगा, 10 टू पावर -4 वर्ग मीटर हो जाएगा। ठीक, क्योंकि 1 सेमी को बदलने 100 से भाग, फिर 1 सेमी को बदलने 100 से भाग, तो वर्ग सेमी में बदलने को 10,000 से भाग देंगे तो ऊपर जाके ये माइनस पावर हो जाएगा। अब क्या क्या दिया है, करंट दिया है 5 मिली एम्पियर, मतलब 5 गुणे 10 के घाते 3 एम्पियर।
हमें धारा घनत्व चाहिए J बराबर I/A। तो I की वैल्यू है 5×10⁻³ और वो कितना है 10×10⁻⁴। इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर हो जाएगा 10×5, ये ऊपर जाएगा 10, एक 4 पावर कट जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि कुल मिला करके ये कितना है, ये हो जाएगा सब मिला के 5 एम्पियर/मीटर²। मतलब 1 मीटर स्क्वायर एरिया से 5 एम्पियर करंट जा रही है एरिया के लंबवत। एरिया क्या होगी, करंट फ्लो के लंबवत होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए जल्दी से अब दूसरा सवाल देखते हैं, इसको आप लगा लीजिए तुरंत, क्योंकि सब फार्मूला बेस्ड सवाल आज लगेंगे। चलिए दूसरा सवाल इसी में लिख के लगाते हैं, छठवां जो भी है। किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व, किसी चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन घनत्व 6×10⁻28/मीटर घन है। इसके मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, के मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग 8×10⁸ मीटर/सेकंड है। तो चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व की गणना कीजिए। तो चालक के किसी बिंदु पर धारा घनत्व की गणना कीजिए। धारा घनत्व की गणना कीजिए। अब देखिए धारा घनत्व का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या होता है, J बराबर NE/BD। यही भी तो रिलेशन है धारा घनत्व अनुगमन वेग में। क्या इसमें देखिए फार्मूला याद रहेगा तो सवाल लग जाएगा, नहीं रहेगा क्योंकि एरिया कट जाएगी। J बराबर IA तो I बराबर NE/BD, ए कैंसिल हो जाएगा। बस इसी में सारे मान रख दो। n की वैल्यू क्या दी है 6×10⁻28, E की वैल्यू 1.6 × 10⁻19 और BD की वैल्यू कितना है 8×10⁸। अब कैलकुलेट करके निकाल लीजिए कितना आएगा 48 28 19 27, ये तो पावर पूरा कैंसिल हो जाएगा, गुणा भाग करेंगे, आंसर लिख दे रहे हैं 768 एम्पियर/मीटर²। तो ये एकदम फार्मूला बेस्ड ही सवाल थे। तो जाहिर सी बात है इस तरह का सवाल आप कभी कभी इस वाले फार्मूले पे I बराबर NE/BD, तो ये दिया रहेगा ये चारों, तो आप I निकाल सकते हैं। कभी कभी ये दिया रहेगा, ठीक। इस वाले फार्मूले पे सवाल आ सकता है R बराबर रो L/A या रो बराबर RA/L। इस वाले फार्मूले पे भी सवाल आ सकता है, प्रतिरोध पूछ सकता है, रो पूछ सकता है।
तो इस तरह के फार्मूले पे सवाल आ सकता है। तो आप फार्मूला को याद किए रहिए, आप फार्मूले को क्या किए रहिए, याद किए रहिए। ठीक, इन दोनों पे सवाल, जैसे रो का मान दिया, यल का मान ए का, आर निकल जाएगा, आर का मान दिया, ए का मान दिया, यल का मान दिया, रो निकल जाएगा। ठीक, इनके और भी सूत्र हैं, आर बराबर 2ml n स्क्वायर टाउ ए, इस पे भी सवाल आ सकता है, रो है ना, n स्क्वायर टाउ। तो फार्मूले याद रखिएगा किसका किसमें। तो इस पे देखिए, जब भी सवाल देगा फार्मूला बेस देगा, यानी 3 चीज़ पता रहे ये निकाल, 3 चीज़ पता रहे ये निकाल लेगा। ठीक, अब हम लोग जो सवाल लगाने जा रहे हैं वो अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीन चार सवाल फट से लगा देते हैं। चलिए, चलिए लिखा है, किसी चालक में, जो भी सवाल हो 7वां 6वां, किसी चालक में 10⁵ इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं की ओर पर सेकंड प्रवाहित होते हैं, बाएं से दाएं प्रति सेकंड प्रवाहित होते हैं। टाइम 1 है, सेकंड प्रवाहित होते हैं। चालक में प्रवाहित धारा तथा इसकी दिशा बताओ। चालक में प्रवाहित धारा तथा इसकी दिशा बताओ। इम्पोर्टेंट सवाल है ये। तो इलेक्ट्रॉन बाएं से दाएं प्रति सेकंड प्रवाहित हुए। चालक में पहली बार धारा की बात करें तो इलेक्ट्रॉन की संख्या दिया है, यहाँ पे n कितना दिया है। देखिए इलेक्ट्रॉनों की संख्या को n e से भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन यहाँ हम लोग इलेक्ट्रॉन घनत्व ले लिए। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10⁵ प्रति सेकंड, टाइम बराबर 1 सेकंड है। I बराबर होता है Q/T और Q बराबर होता है n/T। T बराबर 1 सेकंड है तो n/e होगा, I बराबर n/e। n की वैल्यू कितना, 10⁵ और ये है 19। तो I बराबर कितना हो जाएगा, तो ये आएगा 1.6, 10⁵5 पावर कट जाएगा 14, इतने एम्पियर आएगा। अब जाहिर सी करंट बाएं, इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, बाएं से दाएं, तो धारा की दिशा क्या होगी, धारा की दिशा दाएं से बाएं की ओर होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के चलने के विपरीत दिशा में चलती है। चलिए तीन सवाल और देख लेते हैं, बाकी जो है बाद में। अब 2-3 इसके जो है न्यूमेरिकल ही है, 2-3 लेक्चर। तबीयत खराब होने से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई, 2-3 दिन बन नहीं पाए वीडियो,
तो चलिए इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके, भी इम्पोर्टेंट सवाल। एक इलेक्ट्रॉन, जो भी नंबर होगा, एक इलेक्ट्रॉन 2×10⁶ मीटर पर सेकंड की चाल से 2 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाता है। पथ के किसी बिंदु से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। पथ के किसी बिंदु से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। पथ के किसी बिंदु से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अब देखिए हल में क्या है, बहुत सिंपल है। इलेक्ट्रॉन की चाल दिखा है कितना, 2×10⁶ मीटर पर सेकंड। त्रिज्या कितनी दिया है, 2 एंगस्ट्रॉम, मतलब 2×10⁻10 मीटर। चक्कर लगा रहा है तो प्रवाहित धारा, तो जाहिर सी बात है इस तरह से v वेलोसिटी से v चाल से चक्कर लगा रहा है। रेडियस इसकी r 2 एंगस्ट्रॉम। तो एक चक्कर में कह रहा है पथ के किसी बिंदु से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। तो धारा कहने का मतलब है कि करंट बराबर हो जाएगी टाइम, एक चक्कर में कितनी करंट जा रही है। किसी बिंदु से प्रवाहित धारा ही निकालना है तो I/T हो जाएगा। Q/T होता है, तो क्या घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो E/T हो जाएगा। जाहिर सी बात है T बराबर होता है 2πr/, समय बराबर दूरी बटे चाल। हालांकि हमने डायरेक्ट फार्मूला लिखवाया है, तो यहाँ I की जगह E 2πr/v ऊपर जाएगा, तो EV 2πr EV, ठीक। तो इसलिए अब यहाँ मान रख सकते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश v कितनी है, 2×10⁶, 2π की वैल्यू 3.14, r की वैल्यू 2×10⁻10। ऐसा मान रखेंगे तो अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर जो भी आएगा इसमें, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। यहाँ तो 2 से 2 मान लीजिए कैंसिल हो गया, 19 में से 6 जाएगा, ये तो 1.6 रहेगा, और 6 3 9 13 हो जाएगी, 10⁻13 13 6 19 होता है, और ये 2 चौको 8, 2 1 2 2 3 6, 10⁻13 10, ये कट जाएगा 1.66.28 कैलकुलेट करिएगा इसका आंसर जो भी आए। आंसर जो है कंप्लीट दिया नहीं है, तो आप इसी को हल करिएगा, जो आंसर आएगा। थोड़ा टाइम प्रॉब्लम है, बस केवल भार देना है, जो भी आएगा आंसर जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लगा कर हल करिए।
आखिरी सवाल या टाइम मिलता तो 1-2 सवाल और देख लेते हैं। चलिए, फार्मूला यही लगेगा। इसमें सवाल है कि एक प्रोटॉन, क्वेश्चन है कि एक प्रोटॉन एक एंगस्ट्रॉम त्रिज्या के वृत्ताकार पथ में 6×10⁻15 चक्कर पर सेकंड की दर से घूम रहा है। चक्कर पर सेकंड की दर से घूम रहा है। पथ के किसी बिंदु से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। पथ के किसी बिंदु से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। अब जो जो दिया हुआ उसे लिख लिया जाए। प्रोटॉन है तो उस पर प्लस चार्ज होगा, एक प्रोटॉन है तो Q बराबर प्लस E दिया है 1.6×10⁻19 कूलम। R की वैल्यू दिया है 1 एंगस्ट्रॉम, मतलब 10 मीटर चक्कर पर सेकंड। एक सेकंड में चक्करों की संख्या दिया हुआ है। एक सेकंड में कितने चक्कर, यानी इसकी आवृत्ति दिया हुआ है। इसकी आवृत्ति दिया हुआ है 1 सेकंड, यानी n की वैल्यू दिया हुआ है 6 कहिए या F कहिए। यहाँ पे 6×10⁻15 चक्कर पर सेकंड, चक्करों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। तो T बराबर 1/F होता है। हालांकि यहाँ पे हम स्मॉल n भी लिख सकते हैं। तो कितना हो जाएगा 16×10⁻15 सेकेंड। हमें क्या चाहिए, करंट चाहिए। Q बाई यहाँ पे T होता है तो Q की जगह E T, और आप या इसे रख लीजिए, या T की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, पर सेकंड है, चक्कर टाइम 1 है। T की वैल्यू होती है 1/F, तो F ऊपर चल जाएगा, EF हो जाएगा। क्या हो जाएगा EF। तो यहाँ पे या इसी को हम स्मॉल n माने तो यह नहीं, तो वो n इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं, आवृत्ति है, तो इसलिए हमने F ले लिया। इसलिए I बराबर EF होता, तो E की वैल्यू 19 और F की वैल्यू दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, ये 6×10⁻15। तो हमें करंट मिल जाएगा। कैलकुलेशन पे कितनी है जो भी आएगा हमसे। तो यहाँ पे R का कोई मतलब नहीं, R केवल ऐसे फंसाने के लिए दिया है, ठीक है ना। जहाँ वेलोसिटी दी हो वहाँ R का मतलब होता है, यहाँ पे R की नहीं वैल्यू। पहले फार्मूला I बराबर Q/T, Q की जगह प्लस E है, प्रोटॉन है, और टाउ जो होता है वो आवर्तकाल होता है, आवर्तकाल 1/F होता है। तो आवृत्ति दिया हुआ चक्कर पर सेकेंड, कंपन पर सेकेंड, ठीक। तो आज का वीडियो लेक्चर बस यहीं समाप्त करते हैं।
और इसके छोटे हुए पोर्शन मतलब अभी वीडियो जो है कम से कम 2 जो है न्यूमेरिकल की वीडियो लगेगी। एक प्रतिरोध से रिलेटेड रहेगा और एक बल्ब से रिलेटेड रहेगा। तो अभी 2 वीडियो लेक्चर इसमें करने के बाद ये ख़त्म होगा, तब हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक सरल परिपथ, जहाँ पे प्रतिरोधों का कॉम्बिनेशन मतलब सारी चीज़ इसी से रिलेटेड होगी। कौन सा बल्ब कम चमकता है, ज़्यादा चमकता है, कम वाट ज़्यादा वाट, जो भी होगा वो आगे देखा जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए और ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहिए, अपनी परीक्षा की तैयारी करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।